अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बढ़ते हैं होम्योस्टेसिस को। डेफिनेशन को हमने पढ़ना है होम्योस्टेसिस का। मैकेनिज्म्स को हमने पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में किस तरह ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये भी पढ़ना है। इसके अलावा जो है ना, रेगुलेशंस ऑफ बॉडी फंक्शन किस तरह परफॉर्म होती है, नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे बॉडी से वेस्ट कैसे निकल जाता है, इसको भी पढ़ना है। और इसके अलावा जो है ना, हमने फीडबैक मैकेनिज्म को भी पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर, होम्योस्टेसिस क्या है? कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी। होम्योस्टेसिस एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी, वो सलाहियत जिसके जरिए वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। अब बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, डाइजेशन जो होता है, टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है, प्रोटेक्शन जो होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, इस सब को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी होती है, जिसके जरिए वो सिस्टम प्रॉपर परफॉर्म कर रहा होता है, उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब ऑर्गेनिजम्स की वो एबिलिटी जो वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। अब देखिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इसमें होता क्या है, मूवमेंट ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ये दो फेजेस, दो स्टेजेस में होती है। सबसे पहले होता क्या है कि ब्लड जो है ना, खून वो हमारे रगों में मूव करता है, हमारे ब्लड वेसल्स में मूव करता है। फिर होता क्या है कि जब ब्लड वेसल्स में ब्लड आ जाता है तो फिर फ्लूइड की मूवमेंट होती है। किस चीज के दरमियान होती है? मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। ब्लड कैपिलरीज जो है, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसके दरमियान और इंट्रासेल्युलर स्पेसेस के दरमियान क्या होती है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। अब इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये वो स्पेसेस होता है जो सेल्स के बाहर होता है। तो होता क्या है कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल होती है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो होती है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स में ब्लड आता है, फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होगा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे जो सेल को चाहिए होगा, वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में चला जाएगा और फिर आगे जाके वो सेल्स को पहुंच जाएगा। इसी तरह जो है ना, ओरिजिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ा, एनर्जी, ये किस तरह ओरिजिनेट होती है, किस तरह बनती है। तो सबसे पहले इसमें आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें पार्टिसिपेट करता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन कैसे देता है? देखिए, जब भी लंग्स के इर्द गिर्द हमारा ब्लड आ जाता है तो ब्लड के अंदर एक सेल होता है आरबीसी, उस आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। वो हेमोग्लोबिन क्या करता है कि अल्वेलाई से ऑक्सीजन पिक कर देता है और उसी ऑक्सीजन को आगे ले जाता है सेल्स को, और सेल्स को वो ऑक्सीजन मिल जाती है, और इसी ऑक्सीजन की मौजूदगी में एक सेल्स जो है ना, एक ऑर्गन, एक टिश्यू वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें ऑक्सीजन देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम हमें क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन कैसे देता है? देखिए, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन होती है, खुराक की तोड़-फोड़ होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, इसी तरह एलिमिनेशन होती है। तो जब भी ब्लड की सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती है तो होगा क्या, जो वाल्व होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन वाल जो होते हैं, वहां से होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ के वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, ठीक है, और वही न्यूट्रिएंट्स जो है ना, आगे जाके हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को चला जाता है, जिसमें लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ आ जाता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी न्यूट्रिशन की ओरिजिनेशन होती है। इसी तरह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है, मसल्स जो होते हैं और जो हमारी हड्डियां होती है, इसका फंक्शन क्या है? बॉडी मूवमेंट। हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं, जिस तरह मतलब एब्जेक्शन, एरेक्शन, या इसके अलावा जो है ना, चलना फिरना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, ये सब जो है ना, हमारे मसल्स ही परफॉर्म कर देता है, और ये मसल्स ही हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन है।
अब न्यूट्रिएंट्स की ओरिजिनेशन तो हो गई है, अब जो वेस्ट बनता है, लाजमी बात है हर एक सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे वेस्ट बन जाता है जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं होता और इसको बॉडी से निकालना होगा, बॉडी से रिमूव होना होगा। तो वो कौन कौन से रास्तों से वो वेस्ट प्रोडक्ट, वो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है, इसको जान लेते हैं। देखिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हमारे बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। किडनी क्या करता है, किडनी भी जो है ना यूरिया को, यूरिक एसिड को, जो अमीनो एसिड से बनता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बनता है, अ टाइप ऑफ वेस्ट है, ये भी हमारे किडनीज जो है ना, हमारे गुर्दे वो रिमूव कर देता है। इसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, GI ट्रैक्ट की, तो होता क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो वेस्ट होता है, वो स्टूल की शक्ल में, फीसिस फॉर्म में वो हमारे बॉडी से निकल जाता है। इसी तरह अगर हम रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी जो परफॉर्म करती है, ठीक है, चाहे डाइजेशन है, चाहे एब्जॉर्प्शन है, चाहे टेस्ट सेंसेशन है, जो जितने भी फंक्शन है, इस सबको कंट्रोल करने के लिए भी एक सिस्टम है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो न्यूरॉन से बना हुआ होता है, नर्व से बना हुआ होता है। इन्हीं नर्वस सिस्टम के जरिए हमें जो है ना टच सेंसेशन भी होती है, पेन सेंसेशन भी होती है, प्रेशर सेंसेशन भी होता है, इसके अलावा सैलिवेशन भी होती है, डाइजेशन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, सब कुछ जो है ना वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बॉडी के रेगुलेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, ठीक है। हमें जो है ना जरासीम बीमार कर देता है, हमारे ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। इन जरासीमों से बचाने के लिए भी हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम कहलाता है, जिसके फर्दर दो वो होते हैं टाइप्स, इनेट इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक बाय बर्थ होता है और एक बाद में एक्टिवेट होता है, ठीक है, जिसमें स्किन आ जाता है इनेट इम्यून सिस्टम में, इसमें स्टमक एसिड आ जाता है, इसमें WBCs आ जाते हैं, इसमें जो है ना टीयर्स आ जाती हैं, बहुत सारे इसमें होते हैं। और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में जो है ना वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो ये बॉडी। अब आ जाते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर। अब देखिए 4 टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं जो हमारे बॉडी में होते रहते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फीड फॉरवर्ड एंड एडाप्टिव मैकेनिज्म। अब सबसे पहले पढ़ते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। डेफिनेशन में लिखा है कि रिवर्सिंग द इफेक्ट ऑफ अ स्टिमुलस। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अगर कोई स्टिमुलस हुआ है बॉडी में, हमारे बॉडी में कोई चीज बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए, उसकी तादाद को कम करने के लिए जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जाम्पल देके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम खुराक करते हैं, खुराक में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो जैसा ही हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो पेनक्रियाज इसके अगेंस्ट इंसुलिन हार्मोन बना देता है और वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि शुगर के लेवल को कम कर देता है। तो देखिए ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ था, इसको कम करने की ज़रूरत थी, तो इफेक्ट को कम करना था, रिवर्स करना था, तो इसके लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ। सिमिलरली अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है, तो होता क्या है कि हमारे नर्वस सिस्टम हमारे स्किन को, हमारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देता है और स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, हमसे पसीना निकल जाता है और उसी स्वेटिंग से जो है ना टेम्परेचर गिर जाता है। तो ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। तो ये करता है क्या है, स्टिमुलस की असरात को रिवर्स कर देता है, उसको कम कर देता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ना, ये एम्पलीफाई एंड इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस। ये अगर कोई इफेक्ट कर रहा है, कोई असर हो रहा है, उसकी एक्टिविटी को और भी बढ़ा देता है, और भी तेज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करते हैं। जब भी बच्चा जो है ना वो पैदा हो रहा होता है, वो पुश कर रहा होता है, वो सर्विक्स को टच कर रहा होता है, तो इस दौरान जो है ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना बच्चे को और भी ज्यादा पुश कर देता है ताकि वो बच्चा आसानी से वो डिलीवर हो सके, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है ना उस इफेक्ट को और भी बढ़ा रहा है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं
फॉर एग्जांपल हमें ब्लीडिंग हो जाती है, हमें कोई ट्रामा लग जाती है, कोई प्रिक लग जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस साइड पे हमारे छोटे छोटे सिस्ट जो होते हैं प्लेटलेट्स वो अटैच हो जाते हैं और ब्लीडिंग को कम करने की कोशिश करता है। जब प्लेटलेट्स अटैच हो जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और भी प्लेटलेट्स को अपनी तरफ बुलाता है और भी बहुत सारे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, वहां पर अटैच हो जाते हैं। तो अब देखिए ये इफेक्ट जो है ना और भी बढ़ रहा है, रिस्पॉन्स और भी बढ़ रहा है। तो बढ़ाने के लिए जो सिस्टम है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इसके बाद है फीड फॉरवर्ड। फीडबैक मैकेनिज्म किसको कहते हैं? द बॉडी एंटिसिपेट एंड एक्ट बिफोर द चेंज आकर। फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म वो है, अभी हमारे बॉडी में कोई चेंज नहीं हुआ, अभी कोई स्टिमुलस वो नहीं आया है, हमारे बॉडी में कोई मतलब कोई चीज वो नहीं गया है, लेकिन हमारी बॉडी ने उसके लिए पहले से प्रिपेयर किया है, उसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मेल, हमें फूड्स की स्मेल लग जाती है, ठीक है, और वो फूड जो है ना हमारा फेवरेट पसंदीदा फूड होगा, तो होता क्या है कि हमारे मुंह में, माउथ में पहले से ही सलेवा की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, लुगाब सलेवा स्टार्ट हो जाता है, सलेवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। अभी हमने खाया नहीं है, लेकिन स्मेल की वजह से जो है ना हमारे सलेवरी ग्लैंड्स एक्टिव हुए हैं और पहले से सलेवा बन गया है या गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टार्ट हुआ है, उसको हम कहेंगे फीड फॉरवर्ड फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बाद आता है चौथा, एडाप्टिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका डिफिनेशन क्या है कि एडजस्ट एंड फाइंड द बॉडी रिस्पॉन्स। एडाप्टिव फीडबैक मैकेनिज्म में होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है ना हमारी ऑर्गन को, हमारे सिस्टम को एडाप्ट कर देता है, उसको एनवायरनमेंट के मुताबिक बना देता है ताकि वो परफॉर्म करे। एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर में होता क्या है कि ब्लड हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा ब्लड पुश करना होता है। तो इसी ज्यादा जोर लगाने की वजह से, ज्यादा काम करने की वजह से होता क्या है कि टाइम के साथ साथ हार्ट के मसल्स वो मजबूत हो जाते हैं, हार्ट के पट्टे वो मजबूत हो जाते हैं, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, जो खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ना एडाप्टेशन हो रही है, एनवायरनमेंट के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक हार्ट अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये एडाप्टिव मैकेनिज्म होता है। डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सा लेक्चर था, उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।